चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संकल्प एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हमारी जो क्लास है वो है पर्यावरण का यूनिट नंबर 2। जी हाँ, अध्याय 2 हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अध्याय 2 जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। दोस्तों, पर्यावरण के बारे में बच्चों की जो समझ कैसी होती है, बच्चे क्या समझते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण से हमें क्या फायदा है, पर्यावरण से हमें क्या चीजें मिलती हैं, हमारा अस्तित्व पर्यावरण से कैसे जुड़ा हुआ है, इन सारी चीजों पर अपन आज बात करेंगे टॉपिक वाइज। और सभी स्लाइड को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि बच्चे कैसे सोचते हैं पर्यावरण के बारे में, बच्चों की समझ क्या होती है। तो चलिए, सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है पर्यावरण का, उस टॉपिक में हम अध्याय 2 का एक पहला लेक्चर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि मानव जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है, और इस पर्यावरण के महत्व को समझते हुए हम बच्चों के परिदृश्य से समझेंगे कि बच्चे क्या समझते हैं और बच्चे क्या सोचते हैं हमारे पर्यावरण को लेकर। ठीक है, तो हम शुरुआती तौर पे ये समझेंगे कि पर्यावरण का जीवन से जो घनिष्ठता है वो कैसा है, बहुत जुड़ा हुआ है। हम पर्यावरण से अछूते नहीं हैं, पर्यावरण के बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है, ये आपको समझना होगा। इसी पर एक छोटी सी बात लिखी गई है, आप समझिएगा इसको। जीवन की जितनी भी आपकी आवश्यकताएं होती है, जितनी भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो कहां से शुरू होती है? पर्यावरण से शुरू होती है और पर्यावरण में ही जाके खत्म होती है, अर्थात पर्यावरण से ही पूरी होती है। पर्यावरण के बारे में जो बच्चों की समझ होती है ना दोस्तों, इसका विकास क्रमशः धीरे धीरे होता है, स्लोली होता है, क्रमवार होता है। एकदम से बच्चे जो है वो पर्यावरण को नहीं समझ पाते हैं, वो अपने आसपास की चीजों को देख के समझ के उस पर्यावरण के महत्व को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखें कि इसके लिए पर्यावरण का अगर प्राथमिक क्षेत्र कहा जाए तो आप समझेंगे कि पर्यावरण का जो प्राथमिक क्षेत्र होगा बच्चों के परिदृश्य से, वो क्या होगा? उसका परिवार होगा, जिसमें उसके आपसी संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं, भाई बंधु हैं, माता है, पिता है, दादा दादी है, ये उसका जो छोटा सा परिवार है। यही एक छोटे से बच्चे की शुरुआती प्रक्रिया होती है पर्यावरण को समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर और कुछ बातें लिखिए, देखिएगा कि जिसके परिणाम स्वरूप एक बच्चा जो होता है उसके धर्म, जाति, रीति रिवाज, संस्कृति, जहां पे वो जीता है, जहां पे उसकी जीवनचर्या चलने वाली है, ऐसे रीति रिवाज से भी जुड़ा हुआ है, जो उसका एक पर्यावरण का पार्ट है, एक भाग है। अब बच्चों में समझने की जो प्रक्रिया होगी उसका प्रत्यक्षीकरण पर ही निर्भर होता है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब मैंने फिर से आपको बता दूं, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है आंखों से जो बच्चे डायरेक्ट किसी चीज को देख सकते हैं, देख सके। कहने का मतलब क्या कि मुझे अगर मैंने ये बच्चे को कहा कि बेटा ये एक डिजिटल पेन है जिससे लिखा जा सकता है, ऐसे डिजिटल बोर्ड पे, ऐसे अगर मैंने कहा तो वो बच्चा इस पेन को देख भी पा रहा है, और मैंने इसके बारे में बताया तो वो बच्चा समझ पाया कि हाँ इसकी उपयोगिता क्या है। ऐसे ही बच्चे अधिकतर चीजों को प्रत्यक्षीकरण के आधार पर ही समझते हैं, और इसी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर जो है उसकी समझ विकसित होती है। तो ये समझना है आपको कि पर्यावरण अर्थात आसपास जो हमें दृश्य जगत में जो चीजें दिखाई देती है उसी को हम एक पर्यावरण का पार्ट मानते हैं। तो बच्चे आसपास देख के जो है परिदृश्य या जितनी भी घटनाएं देखती है उसी के अनुसार जो है पर्यावरण के लिए जो है उसकी समझ का विकास जो है वो होने लगता है, और वह अपने आसपास की जितनी भी वस्तु है उसको छूकर, अनुभव करके, देख के, समझ के जो है वो महसूस कर पाता है, और इस प्रकार जो है धीरे धीरे जो है एक धीमी गति से जो है पर्यावरण का दायरा जो है उस बच्चे के लिए बढ़ते जाता है। तो फाइनली आपको क्या समझ में आ रहा है कि पर्यावरण एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है जिसकी शुरुआत एक छोटी सी पृष्ठभूमि से होती है, जिसे हम क्या कहेंगे? परिवार कहेंगे, रीति रिवाज कहेंगे, फिर उसका सामाजिक दायरा आता है, और उसके बाद फिर वो जो है पर्यावरण के साथ अपने आप को जुड़ा महसूस करता है। ठीक है, और पर्यावरण के बारे में उसकी एक छोटी सी समझ की शुरुआत होती है। ये तो एक छोटे सा पार्ट हुआ। अब कुछ और भी बातें यहाँ पे लिखी गई है, इसको समझिएगा। पर्यावरण का जीवन से काफी घनिष्ठ संबंध है, जैसा कि आप समझेंगे कि पर्यावरण और बच्चे एक दूसरे से परस्पर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। बच्चे जो है, जब आपने देखा होगा छोटे से बच्चे की अगर एक कल्पना कीजिए, जब माता पिता उसके सामने हो या ना हो, बच्चा इंटरेक्शन करता है पर्यावरण के साथ, अपने आसपास के वातावरण के साथ जो है उसका जुड़ना, उसके जुड़ने की प्रक्रिया को आप देख पाएंगे।
ठीक है। तो ऐसी जो चीजें हैं ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। जब बच्चा, आप देखेंगे कि जब बच्चा नवजात होता है, एकदम छोटा होता है, इस प्रकार से अगर छोटे बच्चे की बात की जाए तो वो अपने पर्यावरण से क्या करते हैं, संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, संचार बनाते हैं, संचार की सुविधा वो उत्पन्न करते हैं, है ना। साथ में ये भी देखेंगे कि अभिभावक की तरह जो है पर्यावरण भी उसकी मदद करता है, अर्थात पर्यावरण भी बच्चे के लालन पालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण को अगर मैं छोटे से देसी भाषा में बताऊं तो इसको हम वातावरण भी कह सकते हैं। बच्चे उस वातावरण में क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूल अपने लिए भी बनाते हैं और पर्यावरण भी, वातावरण भी उसके लिए अनुकूल बनती जाती है, ठीक है। तो इसी आधार पे आप समझें कि अगर हम पर्यावरण की बात करें तो सर्वेक्षण या विश्लेषण के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि बच्चे जो है वो पर्यावरण के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ठीक है। और बच्चों के नजरिए से हम समझ पाएंगे, बच्चों के नजर से, बच्चों की समझ से हम ये समझ पाएंगे कि पर्यावरण के भौतिक आयाम की जो है पृष्ठभूमि कैसी दिखाई पड़ती है। अर्थात अब भौतिक शब्द आ गया, मतलब आप समझेंगे कि बच्चे जिस चीज को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं सामने में, ठीक है, ऐसे प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से एक बच्चे का जो है वातावरण से जुड़ाव शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझना होगा। अब नेक्स्ट एक बात और समझे यहां से, अगर हम पर्यावरण के संबंध में बच्चों की समझ को और समझें तो इसकी जो विकास प्रक्रिया है वो कैसे होगी, स्लोली होगी, धीरे धीरे होता है। बच्चे जो हैं अपने आसपास की चीजों और घटनाओं से क्या करते हैं, बहुत गौर से उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बच्चे हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जब वो छोटे रहते हैं और धीरे धीरे बढ़ती उम्र में आगे बढ़ते जाते हैं तो वो बच्चे हर चीज को गौर से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। उनके मन में भी ये उथल पुथल चलती है कि आसपास क्या चीजें हो रही है, आसपास का वातावरण कैसा चल रहा है, आसपास क्या चीजें घटित हो रही है। उन सभी घटनाओं के अनुरूप जो है बच्चे अपने आसपास की चीजों और घटनाओं से सीखते हैं और उन चीजों के गुणों की परख भी करते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें क्या होती है, समानता और असमानता खोजने का प्रयास करते हैं, सिमिलरिटीज को देखना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, आजीवन चलता है। हमने तो ऑलरेडी इसको सीडीपी में पढ़ा है कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम मरते दम तक सीखते हैं। लेकिन चूंकि हम बच्चों के परिदृश्य से देख रहे हैं तो आपको ये मैं बता दूं कि बच्चे जिस दिन से जन्म लेते हैं उस दिन से पूरे अनंत काल तक जो है, जब तक वो इस दुनिया में रहने वाला है तब तक उसके सीखने की प्रक्रिया चलती है। तो इसी आधार पे अगर हम बच्चों की बात करें तो अपनी अवधारणा का विकास भी ये कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलते हैं किसी भी चीजों के बारे में, किसी भी वस्तुओं के बारे में, या अपने वातावरण के अनुकूल जो चीज उसे दिखाई पड़ती है, महसूस करते हैं, ठीक है। उनमें कैसा होता है, उनमें परिवर्तन जो है बहुत सारे अलग अलग होते रहते हैं, उन सारी चीजों को वो देखते हैं। और बच्चों के ज्ञान के निर्माण के लिए अनुभव, अवधारणा और अन्वेषण विधियों के साथ साथ सत्यापन का होना भी आवश्यक है। मतलब बच्चे जो चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे मैंने कहा एक बच्चे को, एक छोटे से बच्चे की बात अगर मैं करूं, मैंने उसको लाल कलर का एक गेंद दिखाया, बॉल दिखाया, मैंने बोला बेटा इसको देखो। अगर आपने देखा होगा अक्सर जो एकदम जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो एक तो लाल कलर से वैसे ही आकर्षित होते हैं, और अगर उसको एक छोटी सी गेंद दिखा दोगे तो उसको वो पकड़ने की कोशिश करेगा, उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा, ठीक है, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो ऐसी जो सारी जो चीज़ें हैं, इसको अगर हम समझना चाहते हैं कि बच्चों में ज्ञान का निर्माण कैसा हो रहा है, तो अनुभव के आधार पे, अन्वेषण विधियों के आधार पे और सत्यापन, ये सारी चीजें जो है वो बहुत आवश्यक हो जाती है किसी भी बच्चे के मनोवृत्ति को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्यावरण से बच्चों का जुड़ाव धीरे धीरे कैसे, किस प्रक्रिया से होता है और बच्चे अपने आसपास के वातावरण के बारे में क्या समझ रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और भी बातें समझे, जैसे अगर हम बात करें एक ओवरऑल मनुष्य जगत की, एक प्राणी जगत की, जो कि हम बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं मनुष्य, तो प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो मनुष्य का एक रहस्यमयी साथी जो होता है उसे ही नेचर कहा गया है, उसे ही प्रकृति कहा गया है। इसी को अगर हम समझें तो एक बात यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है कि पर्यावरण और मानव विकास, इन दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को आज हम क्रमवार चार तरह से, चार क्रम में हम समझेंगे, चार अलग अलग स्टेप में हम इसको समझेंगे।
सबसे पहले आप यहां पे बात समझें, रिलेशन इन एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है कि मानव के प्रारंभिक काल से ही तकनीकी विकास मानव की पहली आवश्यकता बनी हुई थी। अर्थात जब मनुष्य इस दुनिया पे आए, जब आदि मानव काल से हम थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे इस बात को, जब मनुष्य इस दुनिया में आए, ठीक है, जब क्रमशः उनका विकास होता गया तो धीरे धीरे उनकी जो आवश्यकता थी वो कहीं ना कहीं तकनीकी विकास की जो भूमिका है उसको मेन लेकर आगे हुए बढ़ी हुई। जैसे एक छोटे से पहिए की अगर हम बात करें तो पहिए का भी आविष्कार जो है वो कहीं ना कहीं आधुनिकता की ओर बढ़ने के कदम का एक छोटा स्टेप कह सकते हैं, उसको एक पड़ाव कह सकते हैं। मतलब हर एक मनुष्य ने, एक बुद्धिजीवी प्राणी होने के नाते, अपने कामों को आसान बनाने के लिए उन्होंने आधुनिकता का सहारा लेते गए। धीरे धीरे जो है आपने देखा होगा कि जब मनुष्य इस दुनिया में, आदि मानव काल में भी हमने देखा कि वो पशुओं को मारने के लिए औजार नुमा जो है पत्थर के औजार बनाते थे। मतलब उनके क्रमिक विकास की प्रक्रिया को आप समझ पाओगे। इसी प्रक्रिया को इसी आधार पे हम 4 प्रकार से देखेंगे। कुछ और भी बातें लिखी है, देखिए यहाँ पे, प्रौद्योगिकी चाहे अविकसित रूप में हो या फिर विकसित रूप में, उसके उपयोग में हमेशा पर्यावरण का क्या होता है, हानि ही होती है, उसका दुष्परिणाम ही देखने को मिलता है। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जितनी हमने अपनी सुविधाओं के लिए जो है सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास किया है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष बोलिए अप्रत्यक्ष बोलिए, है ना, चाहे हम विकसित हों या ना हों, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पर्यावरण को ही झेलने को मिला है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। वैश्विक स्तर पर भी अगर देखें तो अनेक प्रकार के जो पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वो उसका उदाहरण है, जो मानव के अस्तित्व के लिए अब जो है वो संकट बनती जा रही है। पहले तो हमने सुविधा के लिए यहाँ से जुड़ा, अब क्या हो रहा है, वही हमारे गले की फांसी बन चुकी है, कह सकते हैं। मतलब अब हमको जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए जो है अब हमें कठिनाई हो रही है, क्योंकि हमने अपने पर्यावरण से खिलवाड़ कर दिया। अब मानव की बात की जाए तो जो मानव के अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर रही है, ये समझिएगा, तो आरंभिक काल से ही जो आरंभ स्थिति थी वहां से लेके आज हम वर्तमान की स्थिति तक अगर हम देखें तो पर्यावरण जो है वो संबंधों को मुख्यतः हम 4 तरह से बांट के देखेंगे, जिससे आप समझ पाओगे कि आज की स्थिति में पर्यावरण किस लेवल पे पहुंच चुका है और शुरुआती प्रक्रिया में हमारा पर्यावरण कैसा रहा होगा। ठीक है, तो इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप में कुछ पिक्चर्स के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले एक स्लाइड पे आपको दिख रहा है, ये है, हम पहले नंबर पे देखेंगे जिसको हम कहेंगे भोजन संग्रह काल। भोजन संग्रह काल मतलब देखिए भैया, मनुष्य के लिए आवश्यक तौर पे 3 चीजें आवश्यक होती है, कहा जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन ये भी याद रखिएगा, मकान की बात बाद में आती, कपड़े की बात बाद में आती, सबसे पहले अहम चीज होता है रोटी, मतलब हमारा आहार, हमारा खाना, हमारा भोजन। और जब इसकी बात आती है तो हमें ये काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भोजन संग्रह काल मतलब जब मनुष्य इस दुनिया में आया तो सबसे पहले उसे किस चीज की मूलभूत आवश्यकता हुई, वो है भोजन। तो इसी को हम अलग अलग काल वाइज जो है इसको देखेंगे। सबसे पहले हम आदि मानव काल में अस्तित्व में जाके देखेंगे कि भोजन संग्रह काल लगभग उसी काल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो मानव अपने विकास की आरंभिक अवस्था की अगर हम बात करें तो देखिए, मानव अपने विकास की आरंभिक अवस्था में अपना भोजन कहां से प्राप्त करता था, फल और कंदमूलों से प्राप्त करता था। नेचुरल तरीके से वो प्राकृतिक तौर से जो प्रदत्त था उसी को उसी रूप में लेते थे। उसको खाना बनाने का कोई किचन की जरूरत नहीं थी। उस समय कोई किचन विचन होता नहीं था भैया। उस समय सीधी सी बात है, जो कंदमूल मिलते थे या जो फल मिलते थे, जो पेड़ पौधों से हमें डायरेक्ट जो चीजें प्राप्त होती थी उसे हम लेते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भोजन की तलाश में क्या हुआ, मनुष्य ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है विचरण भी करता रहता था। ठीक है, अब एक जगह भोजन की कमी हो गई तो जाहिर सी बात है भोजन के लिए उसको दूसरे जगह जाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, रहने के लिए मकान नहीं थे तो गुफाओं में वो शरण लेते थे। उसकी गतिविधियों का पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा क्या, तो बिल्कुल नहीं पड़ता था। विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ा है उस समय पर्यावरण में, क्योंकि उस मानव की आवश्यकताएं क्या थी,
एकदम सीमित थी। बस उसको एक छत चाहिए रहने के लिए, खाने के लिए 2 वक्त के खाने चाहिए, बस यही था। आगे चले, उसके बाद फिर क्या हुआ, मानव ने ना जंगली जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। किसके लिए? भोजन के लिए। अपने आहार विहार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पशुओं का शिकार करना, प्राणियों का, पक्षियों का शिकार करना चालू कर दिया। आगे और बात है, यह उसकी बढ़ती आवश्यकता और आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयोग की गई कुशलता का संकेत था। तब भी ठीक है, आगे बढ़ते। यह मानव की विकास की अगर कहें तो ये कौन सी अवस्था थी? फर्स्ट स्टेज था, प्रथम अवस्था थी। अब आज की स्थिति में समझे, अब पर्यावरण की बात करें तो जैविक संसाधन का अनुचित प्रयोग करना उसने काफी ज्यादा शुरू कर दिया। जैविक मतलब एक प्रकार से जो जैविक है, जो हमारे यहाँ जो जैविक जितने भी चीजें हैं जो आपको आसपास के वातावरण में दिखते हैं, जिसमें पेड़ पौधे ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, इसका अब दुरुपयोग होना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया। जब मनुष्य ने, अगर हम बात करें आदि मानव की, तो पत्थर से आग उत्पन्न करना सीखा था, तब प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रथम आविष्कार के साथ नवयुग का आरंभ करना माना गया था। एक शुरुआती प्रक्रिया थी जब उसने आग की खोज कर ली, है ना। और जहां आग की खोज हो गई, फिर बहुत सारे अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे और देखने को मिलेगा। जैसे मनुष्य द्वारा जो है ऐसा आविष्कार किया गया था जिसने उसे व्यवहार, आदत, दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन उसका किया गया, और वास्तव में ऐसा औजार था जिसने पर्यावरण को प्रभावित भी किया और उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि भी हो गई और उसने पका भोजन खाना शुरू कर दिया। ठीक है, जो हमें नेचुरल तरीके से जो कंदमूल थे, आदि मानव उसी पर निर्भर थे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मांस भक्षण भी कर रहे थे तो कच्चा मांस खाते थे। लेकिन जैसे अग्नि का आविष्कार हुआ, है ना, आग की खोज हुई, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसको पका के खाना चालू कर दिए। कई बार आग जला देते थे कहीं पे तो वहाँ पे जंगल ही नष्ट हो गए, जंगल में ही आग लग गई। ऐसे बहुत सारे पर्यावरणीय दुष्प्रभाव जो है एक शुरुआती प्रक्रिया में अब स्टार्ट हो चुकी है, ये कह सकते हैं। यह है आपका प्रथम स्टेज, एक प्रकार से प्रथम संग्रह काल, भोजन संग्रह काल कहेंगे। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो है आदि मानव जीते थे। फिर क्रमशः जो है उनका आग का जो आविष्कार यहाँ पे दिख रहा है, जैसे उन लोगों ने एक समय में फिर पत्थर से घिस के आग जलाने की प्रक्रिया या फिर लकड़ी से आग जलाने की प्रक्रिया, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाओं से उन्होंने क्या कर लिया, आग की खोज कर ली। और उसके बाद क्रमशः जो है पर्यावरण में बहुत सारी उनकी गतिविधियाँ बढ़ती गई। ठीक है, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ी, उनकी आवश्यकताएं बढ़ी, उस आधार पे जो है उनकी जीवनचर्या और सुगम होती गई। लेकिन पर्यावरण में विपत्तियां और संकट पैदा होना शुरू हो गया। आगे बात करें, भोजन पकाने के लिए क्या होती थी, फिर लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। लकड़ी कहाँ से मिलेगा, पर्यावरण से मिलेगा, वातावरण से मिलेगा, आसपास से मिलेगा, पेड़ पौधों से मिलेगा। तो क्या होगा, लकड़ी काटने के लिए जो है औजार भी बनाने पड़ेंगे। तो औजार विकसित किए गए। औजार कहाँ से आएंगे, जो आपकी खनिज संपदा है उसको गला के लोहा बनाया जाता है, लोहे से जो है आप ये बनाएंगे, औजार बनाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी विकास को दर्शाता है। और यही प्रौद्योगिकी विकास का जो है ये दूसरा चरण कहा जा सकता है, जिसमें उसने अपनी बुद्धि कौशल का उपयोग करके अपनी आवश्यकता अनुसार इसको और सुगम बनाया गया और अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए ऐसे मूलभूत आविष्कार को उन्होंने जन्म दिया। ठीक है, अगर आगे और बात समझें तो इसी समय से आप ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके दोहन हैं, दोहन मतलब आपका जो पर्यावरण से दोहन करना, पर्यावरण से आपको लेना, पर्यावरण से ज़्यादा आपको निचोड़ तरीके से अपनी सुविधाओं के लिए आवश्यक वस्तुएं लेना, सामान लेना, ये कह सकते हैं कि संसाधन का जो है एक प्रकार से दुरुपयोग और दोहन होना ये बहुत ज़्यादा गति पकड़ ली। क्योंकि अब आग का आविष्कार हो चुका है, लकड़ी काटने के लिए औजार जो है वो जंगलों को आरंभ किया गया है, जंगलों से जो है ये लकड़ी काटने के लिए जो है अब औजार विकसित कर लिए गए हैं। और रहने के लिए जो है आवास बनाने के लिए चाहे लकड़ी की जरूरत हो, कृषि कार्य के लिए जो है जमीन साफ करने के लिए जो है पेड़ पौधों को काटने की बात हो, छोटे छोटे समूह में जो है अस्थायी रूप से रहना, मतलब एक संयुक्त परिवार रह रहा है तो वो जो है भाईचारे में बंटवारे वाली स्थिति, मतलब बट जाने वाली प्रवृत्ति। एक संयुक्त परिवार था जो एक जगह रहता था, वो अलग अलग रहना चालू कर दिए, इसलिए वहां पर जंगलों की कटाई हो रही है, पर्यावरण जो है वो
उसका भी जो है दुरुपयोग हो रहा है, ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार उसने पर्यावरण से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका क्या करना शुरू कर दिया, दोहन शुरू कर दिया, एक प्रकार से उपयोग करते हुए उसका दोहन शुरू कर दिया, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो चीजें सब क्लियर समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है एक प्रारंभिक अवस्था काल, जिसको हम एक प्रकार से भोजन संग्रह काल कह सकते हैं। आदि मानव काल से ही मैंने इसको उठाया। अब इसको क्रमशः हम धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे कि उनकी और क्या मूलभूत आवश्यकता थी। तो ये एक दूसरे नंबर पे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, फिल्म दिखाई दे रही होगी, जिसमें आपको कुछ आदि मानव द्वारा जो है पत्थरों पर अंकित पशु पक्षियों के, जीव के जो है वहाँ पर आपके चित्र नजर आएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत जगह आपको साक्ष्य नजर आएंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि उस समय काल में भी पशुओं को जो है पाला जाता था, पशुओं का उपयोग किया जाता था, पशुओं को कृषि कार्य से लेकर खाने तक के लिए जो है उसको जो है भोजन के परिदृश्य से भी उसकी उपयोगिता बढ़ी हुई थी। तो एनिमल हस्बेंड्री एंड द हर्डिंग पीरियड, जिसको हम पशुपालन या पशुचारण काल कहेंगे। अब ये पशुपालन काल क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय काल में पर्यावरण से ही जो पशु होते थे उनको अब अपनी जरूरतों के लिए जो है मनुष्य ने पालना शुरू कर दिया, और ऐसा जो है एक पशुपालन काल की जो है स्थिति आपको फिर नजर आएगी, जिसको हम सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मनुष्य ने अपनी बहुमुखी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे भोजन है, दूध है, सुरक्षा है, आवागमन है, इन सभी के लिए जो है पशुओं को जो है अब पालना शुरू कर दिए, जिसमें गाय, भेड़, भैंस, ऊंट, ऐसे जितने बहुत सारे आपके पेट एनिमल हैं, पालतू पशु हैं कह सकते हैं, जिसको मनुष्य अपनी उपयोगिता के लिए पालता है। ठीक है, और उस समय से ये शुरू हो चुका था। अब पशुओं के लिए अगर बात की जाए तो भाई बाड़ा बनाना है। अब पशुओं को रखेंगे, घर में तो नहीं रख सकते क्योंकि वो जानवर हैं, बड़े खुले जगह में रहना पसंद करते हैं। तो बाड़ा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से वनों की कटाई करेंगे, जंगल की सफाई करेंगे। चारे का प्रबंध करना है तो चारा कहाँ से मिलेगा? पर्यावरण से मिलेगा। चारा संग्रहित करना है तो इसके लिए भी जगह होना चाहिए। इसी समय जो है मानव का सामाजिक जीवन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। सोशल एक्टिविटीज उसकी स्टार्ट हो गई। सोशल जो है सामाजिक वातावरण का दायरा उसका बढ़ता गया, क्योंकि उसने एक स्थान से रहने और सामग्री को संग्रहित करना आरंभ कर दिया, और अपनी तथा अपने सामान की सुरक्षा के लिए जो है अपने सामूहिक रूप से रहने वाले लोगों की जो है उपयोगिता को उन्होंने समझा, और इस हिसाब से फिर बस्ती बसनी चालू हो गई। बस्ती, गांव, बस्ती बसना, गांव बसना, ये सारे चीजें जो हैं ये आरंभ हो गया। एक छोटे छोटे टोली में अब लोग रहने चालू कर दिए, एक सामाजिक दायरा उनका बढ़ गया, और वो जो है गुट बना के, समूह बना के रहना प्रारंभ कर दिए। उसके एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना आरंभ किया, किंतु अभी भी भोजन और पशु चारे के लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी पड़ता था। धीरे धीरे समूह के सदस्यों की संख्या में क्या हो गई, और वृद्धि हो गई, जिससे पर्यावरण के संसाधन का अधिक उपयोग भी हो गया। एक प्रकार से हम कह सकते हैं दोहन और बढ़ गया। तो ये एक शुरुआती प्रक्रिया है, जिससे आप समझ पाओगे कि आप आज वर्तमान काल में पर्यावरण किस स्थिति में है और इसकी शुरुआत कहां से हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मनुष्य जो है अब खाना पकाना चालू कर दिया है, उसके लिए लकड़ी चाहिए, सारी चीजें जो है अब पर्यावरण से आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, पशुओं पर उनकी निर्भरता बहुत बढ़ गई है ना। बिना पशुओं के जो है अब उनका काम नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो वो पशुओं का सहारा ले रहे हैं आवागमन के लिए भी, जिनसे सुविधा उनकी बढ़ी है, लेकिन उसकी निर्भरता भी बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? निर्भरता बढ़ गई है। निर्भरता मतलब अब डिपेंडेंसी बढ़ रही है, पशुओं के ऊपर भी बढ़ रही है। पर्यावरण की का ही एक जो है हिस्सा है जो है हमारे पशु जगत है वो। इसके अलावा अब तीसरे नंबर पे आ रहा है जो पर्यावरण से और घनिष्ठता बनाता है हमको। ये क्या है? कृषि काल, एग्रीकल्चर पीरियड। एग्रीकल्चर पीरियड क्या कहता है कि अपनी जो भोजन संबंधी जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं, इसकी पूर्ति के लिए भी मनुष्य ने क्या किया, बुद्धिमानी से उन पौधों की कृषि करना आरंभ कर दिया जो उसके स्वास्थ्य के लिए क्या होते थे, उत्तम होते थे, स्वास्थ्यवर्धक होते थे। ऐसी चीजों को खाना चालू कर दिया, और खाना है ऐसी चीजों को, तो ऐसी चीजों का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा तो
इसको एक बड़ी खूबसूरत नाम से बोला गया, इसे कहा गया कृषि। कृषि मतलब उत्पादन ऐसे चीजों का किया जाए जो कहीं ना कहीं हमारे आहार विहार से जुड़ा हुआ हो, फालतू चीजों का उत्पादन नहीं, सिर्फ उन्हीं चीजों का उत्पादन जो हमारे खाद्य पदार्थ की चीजों के तौर पे रहे। जैसे फल है, पत्तियां हैं, तने हैं, जड़ हैं। अब पत्ती में आपकी भाजी वाजी से लेके सारी चीजें आ जाती है। इसके लिए बहुत सारे उपयोगी थे और यह प्रयास कहीं ना कहीं जैविक संगठनों को अपनी आवश्यकता अनुसार समृद्ध करना था, उन्नत करना था। और कृषि कार्य के लिए उसने उन्नत तकनीक का उपयोग भी किया और उसके बाद उसने समुदाय की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उद्योग की अवस्था भी स्टार्ट कर दी, अर्थात उद्योगों के उपलब्धता के तौर पे भी ये कृषि काल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इससे एक स्थान पर साधन जो है वो उपलब्ध होने लग गए। अब जाहिर सी बात है, जो अनाज आप उत्पादन कर रहे हैं उस समय काल में, चाहे कहे या फिर अभी के समय काल में, अगर आप आवश्यकता से ज्यादा अनाज का उत्पादन करते हैं तो उसे आप दुकान में जाकर बेच देते हैं और उस दुकान से वो आवश्यक जो खाद्य पदार्थ हैं उसको कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो पैसे दे के लेता है। पैसे के प्रचालन से जो है एक प्रकार से वित्तीय जो है एक लेन देन जो है आपकी बढ़ जाती है, जिससे जो है संसाधनों के लिए जो है खरीद फरोख्त जो है, ऐसी स्थिति में आपके उत्पादन है ना, दुकान जितने भी आपके शॉप हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, है ना, अगर आपने गेहूं लिया है तो गेहूं को कहीं ना कहीं आटे चक्की में पिसवाना पड़ेगा, पीसने के लिए आपको एक मशीन की जरूरत होगी। तो ऐसे छोटे छोटे जितने उद्योग हैं वो धीरे धीरे उसकी शुरुआत होती गई और इससे एक स्थान पर जो है सारे संसाधन अब आपके उपलब्ध होने लग गए। अब लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने की, विचरण करने की जरूरत अब कम पड़ने लगी। तो ये कहीं ना कहीं कृषि काल का जो है ये आपको अच्छी चीजें भी देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी फिर आपको समझना पड़ेगा कि आपको अगर कृषि करनी है तो जो पहले से जो प्राकृतिक प्रदत्त जो पेड़ पौधे हैं उसकी कटाई करनी पड़ेगी और आपको खेत बनाने के लिए उस जगह को खाली करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण का क्षरण ही है, न कि उसकी उपयोगिता। कृषि कार्य के लिए जगह की जरूरत पड़ रही है और वो कहीं ना कहीं हमें कहाँ से मिलेगा? प्रकृति से मिलेगा, वातावरण पर्यावरण से मिलेगा, है ना। जो वन अंचल क्षेत्र है उसकी कटाई करके जो है खेत बनाए जाएंगे, ऐसी सारी बातें जो कृषि काल में आपको देखने को मिलती है। अब चूंकि मनुष्य है, उनकी जनसंख्या और क्रमशः बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो गांव बढ़ेंगे, टोलियां बढ़ेंगी, समुदाय बढ़ेगा, उसके आधार पर जो है आपके कृषि कार्य बढ़ेंगे, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, सारी चीजें बढ़ानी पड़ेगी, हमारी निर्भरता भी बढ़ेगी, पशुओं पर निर्भरता बढ़ेगी, सारी चीजों पर निर्भरता बढ़ेगी। और ये सारी चीजें कहां से कनेक्ट है? आपके पर्यावरण से कनेक्ट है। ठीक है, अब जनसंख्या की वृद्धि हो गई, इसके कारण से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने लगे और वहां के जंगलों को काटकर कृषि भूमि में परिवर्तन करते गए और इसी समय से निरंतर मानव और पर्यावरण संबंधों में परिवर्तनों की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ये एक शुरुआती प्रक्रिया में आपने देखा कि मनुष्य जो है अब एक जगह से दूसरे जगह अगर जा भी रहे हैं तो भी वहां पर वन अंचलों की कटाई करके जो है खेत बना रहे हैं और उन खेतों को जो है कृषि के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये भी पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं जो है दोहन करने वाली बात है। आप जैसे देख रहे हैं कि उस जमाने में भी एक शुरुआती प्रक्रिया पे जो है कृषि कार्य होते थे, बीज बोया जाता था बराबर, ठीक है, और ऐसे उत्पादन वाले जो है आपके फसल उगाए जाते थे जो हमारे खाद्य पदार्थों के तौर पे काम आते थे। फिर एक काल और आ रहा है, उसे हम कहेंगे औद्योगिकीकरण एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी काल के नाम से इसे पढ़ा जाता है। ये क्या चीजें हैं दोस्तों? तो देखिए, ये एक प्रकार से फाइनली हम देसी भाषा में समझे तो ये है टेक्नोलॉजी का दौर। जो हम आज के आधुनिक भारत की या हमारे आधुनिक विश्व की बात करें तो ये स्थिति आज आपको नजर आ रही है। इससे बहुत कुछ चीजें हैं पढ़ने को आपको देखिएगा। आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव ने क्या किया? अपनी क्षमताओं के बल पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को और अधिक विकसित किया। बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ी रही है और साथ में इस बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रख के जितने साधन हैं, जितने सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, उसको और उपलब्ध कराने के लिए मानव ने क्या किया? आधुनिक तकनीकी की विकास
प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया और प्रकृति के ऊपर स्वामित्व की अभिलाषा लिए हुए उसने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी प्रारंभ कर दिया। अब प्राकृतिक, अगर आप कहें प्राकृतिक संसाधन, तो जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो तेल होते हैं, जैसे हम पेट्रोल की बात करें या जितनी भी पेट्रोलियम पदार्थ की बात करें, डीजल की बात करें, है ना, कोयले की बात करें, या जितने भी आप आज की डेट में जो वाहन चलाते हैं, कार चलाते हैं, हवाई जहाज चलते हैं, जितनी भी चीजें चलती हैं, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक ईंधन से ही चल रहा है। और ये प्राकृतिक ईंधन कब तक इसकी उपलब्धता रहेगी? जब तक एक सीमित इसका भी समय होगा, एक समय काल होगा, तभी तक ये चलेगा, तभी तक ये निकलेगा, तभी तक इसकी पूर्ति हो पाएगी। उसके बाद फिर क्या? जैसे आज, हालांकि विकल्प के तौर पे आज के डेट में आप देखेंगे कि कारों में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुकी है और इसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विकल्प तो ठीक है, लेकिन पर्यावरण से प्रदत्त जो चीजें हैं अब उसका इतना ज्यादा दोहन हो चुका है कि इसकी उपलब्धता अब बहुत कम हो गई है, नगण्य हो गया है। और लगभग ये भी आपको बता दूं कि कुछ चंद साल बाद जो है आज ऐसी स्थिति आ गई है कि कुछ समय काल बाद हमें ऐसे प्राकृतिक जो संसाधन हैं उसकी उपलब्धता खत्म हो जाएगी, हमें पर्यावरण से ये पूरी तरह से हमारे यहाँ खत्म हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी का दौर आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका संसाधन जो है कहीं ना कहीं हम अपनी उपलब्धता अपनी जरूरतों के लिए कर रहे हैं, लेकिन औद्योगिकीकरण, विकास और प्रौद्योगिकी काल जो है एक प्रकार से पर्यावरण के विपरीत खड़ा हुआ है। ठीक है, आगे कुछ और भी बात समझें। आर्थिक और औद्योगिकी विकास के लिए मानव ने क्या किया है? भौतिक पर्यावरण में बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन कर दिए। कैसे कैसे परिवर्तन किए हैं, अब एक एक समझते जाइएगा, तो ये पिक्चर के माध्यम से बखूबी आपको समझ में आएगा। कृषि भूमि विस्तार के लिए वनों को काटा और अधिक फसल उत्पादन के लिए क्या किया? नवीन कृषि पद्धति को अपनाया। जैसे आप देख रहे हैं कि भैया वन अंचल को छेद काट के जो है वो खेत बनाए जा रहे हैं जगह जगह, ठीक है, और ऐसे जो है पेड़ पौधे जो है वो जैव विविधता को भी जो है उसको एक प्रकार से उसकी हानि हो रही है। कृषि में मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जितने रासायनिक खाद हैं, ये सारे खाद हैं, इसका छिड़काव किया जा रहा है। अधिक से अधिक कीटनाशी रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता, अर्थात मिट्टी की जो है उर्वरकता भी जो है उसका हानि हो रहा है, ये कह सकते हैं। अर्थात अब वो मिट्टी जो है वो नेचुरल तरीके से किसी को ग्रो अप करने के लिए, किसी फसल को उत्पादित करने के लिए अब वो सही नहीं रहेगी है। बिना खाद के अब आज के डेट में बहुत सारे ऐसे फसल हैं जो उत्पादित भी नहीं हो पा रहे हैं। अर्थात मिट्टी इतनी रासायनिक हो गई है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी इतनी खत्म होती जा रही है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कहीं ना कहीं एक दुष्परिणाम ही है जो वातावरण से जुड़ा हुआ है और जो पर्यावरण के दुष्परिणाम के तौर पे दिखाई देगा। ठीक है, आज हम जो भी चीजें खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं रासायनिक खादों की निर्भरता के जो है उसके माध्यम से जो है आए हुए जो उत्पादित जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं उसमें आपको ये सारे रासायनिक खादों की जो है यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं हमारे मानव जीवन के लिए भी अब दुष्परिणाम के तौर पे, बड़ी बड़ी बीमारियों के तौर पे ये सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि आर्थिक और औद्योगिक विकास तो ठीक है, लेकिन ये हमने एक पहलू में देखा, कृषि कार्य में देखा, कृषि जगत में देखा कि दो चीजें हमने यहाँ पे किया। जो कृषि कार्य को हमने अच्छे तो बनाए, कृषि उत्पादन को हमने बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी निर्भरता जो है वो गलत चीजों पर आ रही है, जैसे रासायनिक खाद है, जिससे हम जो है अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा फसल लेने के लिए उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हानिकारक है हमारे लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। आगे और कुछ बात समझे। निर्माण और उत्खनन कार्यों में वृद्धि हो गई। क्यों? जैसे आज के डेट में मकान बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े रोड्स बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है, हम अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं। नदियों पर बांध बनाए जा रहे हैं, सिंचाई और जल आपूर्ति भंडारण के लिए नहरें खोदी जा रही है, सीमेंटाइट किया जा रहा है, जहां पर पानी का रिसाव जो है वो कहीं ना कहीं पानी जो है सूखने की जो प्रवृत्ति है वो भी नहीं हो पा रही है, इसलिए जल की कमी हो रही है, पीने योग्य पानी की कमी हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे आवागमन से लेके अगर हम बात करें तो जितने सड़क हैं, बड़े बड़े पुल हैं, इसका निर्माण किया जा रहा है। ये सब क्या है, हमारी सुविधा के लिए, मानते हैं हमारी सुविधा के लिए, लेकिन इसका दुष्परिणाम
पर्यावरण को भोगना पड़ रहा है। और यही पर्यावरण हमारे जीवन की क्या है, नींव है। अगर हम पर्यावरण को नहीं समझेंगे तो ये नींव कमजोर हो जाएगी और बहुत जल्दी इस मानव जीवन का और समस्त जीवों का जो है यहाँ पर कह सकते हैं उनके जीवन के लिए संकट पैदा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक एक पॉइंट वाइज आप सारी चीज़ों को देखिए, पिक्चर के माध्यम से समझते चलिए, आपको हर एक चीज़ें क्लियर होंगी। बढ़ते औद्योगिकीकरण में एक बात और देखने को मिलेगी, ये क्या है कि उद्योगों के उपयोग के लिए ईंधन के और लिए खनिजों का क्या किया जाता है, उत्खनन किया जाता है और खनिज तेलों का जो है कहीं ना कहीं दोहन किया जा रहा है। ऐसा दोहन किया जा रहा है जैसे समुद्र में बहुत सारी विसंगतियां हो रही है, समुद्र का जो जैव विविधता है वो भी दुष्परिणाम के तौर पे सामने आ रहा है। भारत में जितने खनिज हैं या फिर विश्व में जितने खनिज हैं, इसका जो है कहीं ना कहीं उत्खनन किया जाता है, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण के दुष्परिणाम के तौर पे भी है ना। इसकी कई प्रकार से जो है अलग अलग माइनिंग्स की जाती है, खुदाई की जाती है, खनन किया जाता है, जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी को दिखाता है। और यही कमी जो है एक समय में हमारे लिए संकट पैदा करेगी। ठीक है, इसके अलावा एक और बात समझना है। अब मूल बात पर आ जाते हैं। सबसे पहले अभी तक तो हमने इधर उधर की बातें की, अब हमें यह समझना है कि एक छोटे बच्चे की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम एक प्राथमिक स्कूल में हैं या मिडिल स्कूल में एक शिक्षक के तौर पे, अब शिक्षक के तौर पे हमारी पृष्ठभूमि क्या कहती, खासतौर पे हम प्राथमिक स्तर की बात करेंगे, जो 5वीं तक के कक्षा के बच्चों की बात की जाती है। ठीक है, तो 5th क्लास तक के बच्चों की समझ कैसे होनी चाहिए, उसमें 2 पड़ाव पे हम देखेंगे। ठीक है, 2 लेवल पे देखेंगे अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों में। तो बच्चों का दृष्टिकोण क्या कहता है इस पर्यावरण के संबंध में, देखिएगा। पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है, मूलभूत अवधारणा है, आधार है, बेस है। और पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर ही निर्भर होते हैं, उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये तो आपको दिख ही गया कि हमारे पर्यावरण पर निर्भरता कैसे है। इसके अलावा बच्चों के द्वारा जितने भी की जाने वाली जो भी क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटी होती है, वो पर्यावरण पर ही निर्भर रहती है। अब वो कैसे होती है, इसको एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि 5 से लेके 7 साल तक के बच्चों की अगर हम बात करें तो ऐसे बच्चों की समझ कैसे होगी पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण को लेकर ऐसे बच्चों की समझ कैसे होगी, देखिएगा। यहां से अगर हम बात करें तो 5 से 7 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो पर्यावरण के बारे में समझ, विकास जो है उनका प्राथमिक क्षेत्र उसका क्या होता है, परिवार होता है। जैसे हमने पहले वाले स्लाइड पे भी देखा था कि वो जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो प्राथमिक जो पृष्ठभूमि होती है वो परिवार होता है, उसका जो शुरुआती पर्यावरण को समझने की प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, परिवार होता है। दूसरी बात, बच्चे अपने परिवार में क्या होता है, खेलने के मैदान, स्कूल और अपने आसपास जितने भी पर्यावरणीय जो चीजें दिखाई देती हैं उससे वो सीखते हैं, समझते हैं कि ये एक पर्यावरण का अंग है। इसी उम्र में ये भी देखा गया है कि बच्चों में पर्यावरण के संबंध में जो है जानकारी का क्या होता है, थोड़ी कमी पाई जाती है। एकदम से विकास की प्रक्रिया नहीं देखने को मिलेगी, अभाव होता है। वो बच्चे बहुत सारी चीजों को उतना नहीं समझ पाते। जैसे उनके मन में क्या विचार आएगा, जैसे पानी का रंग क्या होगा। हो सकता है एक 5 साल का बच्चा जो नर्सरी क्लास में जा रहा है या फिर LKG 1 में हो, ठीक है, तो KG 1 का एक बच्चे से वो बच्चा हो सकता है आपसे पूछे कि यार पानी का कलर कौन सा होता है, या पापा पानी का कलर कौन सा है। तो पानी का कोई कलर होता है क्या, आप खुद 2 मिनट विचार करके देखिए फिर बताइएगा। और एक दूसरा प्रश्न भी आ सकता है, क्या हवा दिखाई देती है, और नहीं देती है तो क्यों। ये एक छोटी सी बात है जिसको आपको अगर कोई बच्चा पूछे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा पर्यावरण से संबंध के बारे में कुछ समझना चाह रहा है, उसकी समझ विकसित करना चाह रहा है। वो सोचता है, समझता है, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है, उसको जानने का प्रयास करता है। ठीक है, तो पानी का रंग कैसा होगा, हवा क्यों नहीं दिखता है, ऐसे बातें अगर कोई छोटा बच्चा आपसे पूछे तो बिल्कुल आप समझ जाइएगा कि वो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है। अब आप इसका उत्तर अगर समझना चाहें, पानी का रंग कैसा है, तो आपका जवाब क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा कि हम
हवा को मूलतः इस कारण नहीं देख पाते क्योंकि हवा हमारे द्वारा देखे जा सकने वाले प्रकाश का अत्यल्प मात्रा में जो है अवशोषण तथा परावर्तन करती है। क्या होता है, इसलिए हम नहीं देख पाते क्योंकि हवा हमारे द्वारा देखे जा सकने वाले प्रकाश का अत्यल्प, कहने का मतलब हम उसी चीजों को देख पाते हैं जहां से परावर्तन, जैसे अगर आप इस वस्तु को इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें इससे परावर्तित हो रही है, इससे आर पार नहीं हो रही है। इससे आर पार होगी तो ये वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। सेम ऐसी ही चीजें जो है हवा के बारे में होती है कि अगर आपको हवा दिखाई नहीं दे रही है मतलब आप ये समझिएगा कि कहीं ना कहीं प्रकाश की अल्प मात्रा जो है वहां से अवशोषित होती है और परावर्तित करती है। इस कारण से दूसरी एक और बात समझे हवा के बारे में कि हवा के ना दिखाई देने का कारण यह भी होता है कि हवा का अन्य प्रकार के द्रव्य जैसे ठोस, द्रव, इन दोनों की बात करें, इसकी तुलना में घनत्व क्या होता है, काफी विरल होता है। मतलब इसके जो अणु परमाणु होते हैं उसकी दूरी काफी डिस्टेंस में होती है। ऐसे अगर ठोस में कहेंगे तो ठोस एकदम ऐसे कंक्रीट टाइप से ऐसे जुड़ा रहता है, इसके अणु परमाणु एकदम से जुड़े रहते हैं। अगर द्रव के कहें तो थोड़ी सी दूरी रहती है पानी का, लेकिन गैस का बहुत ज्यादा होता है। गैस मीन्स हवा, सीधी सी बात, ठीक है। तो हवा में सामान्यतः अधिक घनत्व वाले बड़े कणों का अभाव होता है जो कि प्रकाश को विसर्जित और अवशोषित करते हो। और ऐसे कारणों से आप देखेंगे कि ऐसे कणों की उपस्थिति को हम क्या कहते हैं, धुंध कहते हैं, धुआं कहते हैं, बादल कहते हैं। ये अलग अलग रूप में आपको देखने को मिलता है। इसलिए हवा आपको दिखाई नहीं पड़ती लेकिन आप महसूस तो कर सकते हैं। हवा ठंडी आ रही है, गर्म आ रहा है, ये तो आप महसूस कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात, अगर हम पानी की बात करें, यहीं से आप समझेंगे पानी की स्थिति क्या होती होगी। तो पानी का कोई कलर होता है क्या? बिल्कुल नहीं भैया, पानी रंगहीन होती है। जिस कलर में आप उसको डाल दें वो उस कलर को अपने आप में अवशोषित कर लेती है, एक प्रकार से उस कलर को ले लेती है, कह सकते हैं। जैसे अभी होली का दिन था तो आपने लाल कलर का जो है कलर घोले होंगे अपने पानी में, इसलिए वो कलर लाल दिखा है। अगर आप नीला घोल देते तो नीला दिखाई देता। लेकिन आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर समुद्र का पानी तो नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो ये आगे समझे। जैसे ही समुद्र का पानी अगर हम देखें तो ये हमें नीला दिखाई देता है। उसका एक कारण क्या है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, जिस कारण से वह पानी की सतह से क्या होती है, टकरा के चारों ओर फैल जाती है और बाकी जो कलर है वो रिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है, एक प्रकार से परावर्तित हो जाती है, जिससे हमें पानी का रंग जो है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अब शायद अगर हम कहें तो आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि तालाबों और नदियों का पानी नीला क्यों नहीं रहता भाई, ऐसा आपके मन में आ सकता होगा। तो ये सीधी सी एक बात है कि तालाब या छोटे नाले का पानी कहें या कहीं का पानी कहें तो उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा रहती है, उसमें अशुद्धियां ज्यादा रहती हैं। इसी कारण से जो है तालाब और नदियों में जो है समुद्र के मुकाबले काफी गंदगी होने के कारण से वो हमें नीला नहीं दिखाई देता। लेकिन एक स्वच्छ जल की अगर बात करें, समुद्र की बात करें या किसी ऐसे झील की बात करें जहां पे अशुद्धियां नहीं हैं तो उसका पानी कैसा होगा, नीला होगा दोस्तों। तो आपको इन दो प्रश्नों के उत्तर से यह समझना होगा कि बच्चे ने क्या पूछा और आपको जवाब क्या देना है। कहीं ना कहीं ये बच्चे देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, ठीक है, लेकिन उसने पूछा कहां से, वही पर्यावरण क्वेश्चन को पूछा, वही पर्यावरण के प्रश्नों को पूछना चाहा, जिससे वो समझ पाए कि ये होता क्यों है। वो समझना चाह रहा है कि पर्यावरण में ऐसी घटनाएं क्यों होती है। दूसरी बात अगर हम करने वाले हैं तो थोड़े से उससे ऊपर लेवल के बच्चों के बारे में बात करेंगे, जो अब कितने उम्र के होंगे, 8 से लेके भैया 14 साल तक के बच्चे, मतलब ये कह सकते हैं ये मिडिल स्कूल के बच्चों की बात अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात किया, अब हम मिडिल स्कूल वाले बच्चों के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर हम 8वीं से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की समझ की बात करें तो इस उम्र के बच्चों में पर्यावरण के बारे में उसकी समझ का विकास जो है उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है। वह अपने आसपास के वस्तुओं के बारे में कैसे करता है, चिंतन करता है। चिंतन करना मतलब वो सोच विचार करता है, विचार विमर्श करता है, तर्क वितर्क करता है और यह जानने का प्रयास करता है
कि वह सजीव है या निर्जीव है, मतलब जीवित है या फिर निर्जीव चीज है। निर्जीव मतलब जिसमें जान ना हो, ठीक है। तो इस उम्र के बच्चों की समझ का विकास तीव्र गति से होता है, जैसे मनुष्य है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी जो है ये जीवित प्राणी में आएगा कि निर्जीव में है, ये दोनों को वो सोचता है, समझता है। तो ऐसे बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो 8 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, और वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सजीव है और क्या निर्जीव है। सजीव वस्तुएं किसे कहा जाए? जो जीवित हैं। जैसे जीवित में हम पेड़ पौधे भी शामिल करते हैं, आपको पता होगा कि पेड़ पौधे जो है जीवित प्राणी में आते हैं, ठीक है। ऐसे सारे छोटे कीट पतंगे से लेके बड़े बड़े जीव जगत से लेके पूरी मनुष्य जाति जो है वो लिविंग थिंग्स में आएगी। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव जीव में जो है वो सारी चीज़ें जिसमें जान नहीं होती लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने हमारे आसपास मौजूद होती है, जिसको हमारी सुविधाओं के लिए बोले या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तुएं जो हमारे आसपास हम देखते हैं जिसमें जान नहीं होती है, उसे हम निर्जीव कहेंगे, नॉन लिविंग कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें कुछ हद तक आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग समझने में आसानी हो रही होगी। अब यहाँ पे हमारे एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कई ऐसे खोज किए हैं और मन के विज्ञान को समझते हुए बाल मनोविज्ञान को काफ़ी अच्छे से परिभाषित किया है। इनका नाम है जीन पियाजे, और ये बहुत सारे ऐसे खोज किए हैं जिससे उन्होंने बताया है कि एक क्रमशः बच्चों की जो पर्यावरण से जुड़ाव जो है वो कैसी होती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्रकार से सेंसरियोमीटर जो है आपके सेंसरी मोटर की बात करें, जो कि बर्थ सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है। बच्चे जो है आसपास के अपने वातावरण को देखने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार से इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हम पढ़ेंगे, ठीक है। संज्ञानात्मक आपका जो है विकास की प्रक्रिया देख सकते हैं इसमें। तो प्रीप्रोडिशनल आपका क्या होता है, तो प्री ऑपरेशनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एक रचनात्मक तरीके से जो है चीज़ों को करते हैं। फिर कॉन्क्रीट एक मूर्त संकल्पना बना लेते हैं, और 7 से 12 साल तक जो है ये समझ पाते हैं कि बिल्कुल हाँ कोई चीज़ के प्रत्यक्ष में आपको दिखाई पड़ रही है। और उसके बाद फिर वो नॉर्मल ऑपरेशनल में भी आ जाते हैं, जो कि 12 साल से आगे की स्थिति में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चिंतन मनन करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे विकास की प्रक्रिया जीन पियाजे ने बताया। इसको काफी विस्तार से हमने ऑलरेडी सीडीपी की क्लास में पढ़ रखा है, आगे बहुत सारे और चीजों में देखने को मिलेगा, लेकिन हमने इनकी व्याख्या यहाँ पर क्यों की? इन्होंने भी पर्यावरण के संबंध में कुछ कहा है, देखिएगा, इसको समझिएगा। इन्होंने क्या कह रहे हैं कि जीन पियाजे ने बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का अवलोकन किया, और उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों की सोच में परिवर्तन कैसे आता है, और बच्चों के सोच में परिवर्तन होने के हिसाब से ही वो बच्चे जो है पर्यावरण की संकल्पना को जो है आधारभूत संकल्पना को समझ पाते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों की सोच में परिवर्तन कैसे होता है, इसको जीन पियाजे ने काफी विस्तार से जो है इसके बारे में व्याख्या की है। पियाजे ने यह भी कहा है कि खुशहाल वातावरण में, अब देखिए वातावरण शब्द जहां आया, पर्यावरण की भूमिका बहुत हद से बढ़ जाती है। तो ये वातावरण पर जोर देने वाले मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि वातावरण बहुत आवश्यक चीज है जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, कि वातावरण में छोटे छोटे बच्चों से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उनके आसपास उपस्थित चीजें क्या है, क्यों है, किससे बनी है। पियाजे ने यह भी विश्लेषण करते हैं कि इसको 3 तरीके से इनको बांट के उन्होंने समझा है, और ये 3 तरीके क्या हैं उसको समझिएगा एक एक करके। सबसे पहले प्रथम चरण पे हम देखेंगे मानव निर्मित। मानव निर्मित मतलब मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं उसे हम मानव निर्मित कहेंगे। जो मनुष्यों ने बनाया है, हमने जो बनाया है उसको हम समझते हैं, ठीक है, हमारे माध्यम से। तो प्रथम चरण में जैसे हमने कहा लकड़ी, जैसे जीन पियाजे कहते हैं कि एक बच्चे को अगर आप कुछ उदाहरण के तौर पे बोले कि लकड़ी के बारे में बच्चों की समझ अगर आपको जाननी है तो 4 साल के बच्चे को आप उदाहरण के तौर पे लीजिएगा कि 4 साल के बच्चों से एक प्रश्न आप पूछिएगा कि पेड़ कौन उगाते हैं भैया, क्यों? क्योंकि लकड़ी पेड़ से ही आती है ना, तो पेड़ कौन उगाते हैं? तो वो बच्चा क्या कहेगा, एक 4 साल का बच्चा क्या कहेगा
कि दुकानदार से बीज मिलती है और इस बीज को हम क्या करेंगे, उसको जमीन में बो दो, फिर वो क्या बन जाती है, पेड़ बन जाती, फिर उस पेड़ से हमको लकड़ी मिल जाएगी। लेकिन बच्चे को ये कैसे पता या ये कैसे मालूम हो कि उस पेड़ के बनने की श्रृंखला क्या होती है और उसकी वैज्ञानिक सोच क्या होनी चाहिए? ये तो साधारण सा उत्तर दिया किसने, एक 4 साल के बच्चे ने, कि उसने दुकान से बीज खरीदा, यहां बो दो, पेड़ बन जाएगा। ठीक है, ये उम्र के किस पड़ाव में है? एक 4 साल के बच्चे के उम्र के हिसाब से यह बात कही जा रही है। फिर द्वितीय चरण की बात की जाए तो द्वितीय चरण में आप देखेंगे कि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों से जुड़ा हुआ एक बात यहां पे समझनी है। वो क्या है कि द्वितीय चरण में अगर हम एक 7 साल के बच्चे का उदाहरण ले रहे हैं, 7 साल के बच्चे को हम अगर पूछें कि पेड़ कैसे बने होंगे, ये पेड़ कहां से आते हैं, पेड़ कैसे उगते हैं, ये बताओ जरा, तो वो क्या बताएगा कि जब धरती बनी होगी तो उसके अंदर से क्या होगी, छोटी छोटी जड़ें निकली होगी और धीरे धीरे इनसे क्या बने होंगे, पेड़ बन गए होंगे। और बच्चा अंत तक ये अच्छे से क्लियर उसको नहीं हो पाता है कि फाइनली इसका अस्तित्व कैसा था, इसकी निर्माण की भूमिका क्या रही होगी, इसके निर्माण में प्रकृति का क्या योगदान रहा है। एकदम से क्लियर जवाब उसका नहीं आ रहा है, लेकिन ये अवस्था आपकी सेकंड अवस्था है जिसमें एक 7 साल के बच्चे की भूमिका आपको दिख रही है कि इस विशाल पेड़ जो है वो निर्मित हुआ है, तो ये हुआ कैसे। फिर तीसरे नंबर पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि तीसरे में हम डायरेक्ट ये समझेंगे कि ये प्राकृतिक चीजें हैं और कैसे ये प्रकृति में ये घटित होती है। तो इसको अगर हम कहें तो तृतीय चरण कहेंगे। इस तृतीय चरण में प्राकृतिक चरण कहा जाता है इसे। इस चरण में हम 9 साल के बच्चे को शामिल करेंगे और इस 9 साल के बच्चे से अगर हम प्रश्न करेंगे कि जो पेड़ है वो कैसे बनता है, एक वृक्ष कैसे तैयार होता है, तो वो क्या कहेगा कि जब बीज को जमीन में बोया जाता है तो वह पेड़ बन जाते हैं। और यह बताते हैं कि इस प्रक्रिया में प्रकृति का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें बच्चे का सही स्पष्टीकरण देने में उसकी कुशलता दिखाई देगी। लेकिन ये भी मैं बता रहा हूं कि पूरी तरह से ये स्पष्ट जवाब उनसे भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अभी भी उस उम्र के पड़ाव में है, क्योंकि 9 साल का है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसको और क्लियर होते जाएगा कि वास्तविक में इस पेड़ की भूमिका पर्यावरणीय घटना के उपरांत होता है। ठीक है, वातावरणीय घटना के अनुरूप होता है। फिर एक महत्वपूर्ण बात आ रही है यहाँ पे। फाइनली अब ये हमने समझ रखा कि बच्चे किस स्थिति में क्या सोचते हैं, क्या समझना चाहते हैं। अब यहां पे समझें कि कैसे पता करें कि कोई बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या जानता है। ठीक है, तो अध्यापक ये जानने की कोशिश करेगा कि अपनी कक्ष में कुछ प्रयोग करेगा जिसके माध्यम से यह जान सकते हैं कि पर्यावरण के बारे में बच्चा क्या सोच रहा है या उसकी सोच क्या है। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उसके पहले वह घर और परिवार, रिश्ते नाते से लेकर पेड़ पौधे, खेल, जीव जंतु आदि सभी के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं और कुछ प्रयोग भी जो है इसके ऊपर किया जा सकता है। कैसे कैसे प्रयोग हम कर सकते हैं, एक एक चीज यहां पे आप समझते जाएंगे कैसे कैसे प्रयोग हो सकते हैं। सबसे पहले ऐसे बच्चों से हम क्या होमवर्क करेंगे या फिर वहां पे क्लास में भी उसको बोलेंगे कि बेटा ये जो चीजें हैं ये करके आओ, और कुछ प्रयोग मैं आपको दे रहा हूं उसको घर से करके आना है। मैं क्या कहूंगा उनसे, तो देखिए मैं क्या कहूंगा उनसे। मेरी बात होगी सबसे पहले कि सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कम से कम 10 वस्तुओं की सूची बनाकर लाओ। ठीक है, मैंने प्राथमिक शाला में मैं अगर एक शिक्षक हूं और मैंने अपने बच्चों से कहा कि बच्चे आपको क्या करना है कि आप किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं हर रोज, ऐसे सभी सामान का कम से कम 10 सामान के बारे में मुझे बताओ, एक सूची बना के लाओ। तो कोई बोलेगा हम सुबह उठते हैं ब्रश करते हैं, ब्रश जीभी ये बोल देंगे, हो सकता है वो साबुन, नहाने का साबुन बोल दे या कुछ भी बोल दे जो दैनिक जीवन में उपयोग में ला रहा है। पढ़ने का टेबल हो, कुर्सी हो, सभी नाम गिनाएगा वो। ठीक। दूसरा, सभी बच्चे बाजार में मिलने वाले
5 सब्जियों के नाम लिखकर लाओ। यही एक्टिविटी कराते हैं छोटे बच्चों को। तो वो क्या करेगा, बाजार में अगर अपनी मम्मी के साथ गया है तो उसको बहुत सारी सब्जियों का भंडार यहाँ पे दिख रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी मम्मी के साथ जाके सभी सब्जियों को जो देख पा रहा है उसमें से मूलतः कम से कम 5 सब्जियों का नाम लिख के लाएगा। ठीक। तीसरी एक्टिविटी हम क्या करवाएंगे, सभी बच्चे रीढ़ वाले जानवर और बिना रीढ़ वाले जानवरों की सूची बना के लाएंगे। आपको पता होगा कि बहुत से जो जीव जगत है उसमें रीढ़ की हड्डी होती है और कुछ में नहीं भी होती है। ठीक। आप केचुआ को बोलेंगे उसकी क्या रीढ़ की हड्डी होगी, नहीं होगी। ठीक। तो ऐसे बहुत से जानवरों की सूची होती है, जिसमें कुछ जानवरों की सूची बच्चों को 2 तरीके से मैं बनाने को बोलूँगा कि किसमें रीढ़ हड्डी वाली होती है जानवर और किसमें कौन से जानवरों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जैसे रीढ़ की हड्डी मनुष्य में दिखाई देती है, इसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो कि पूरा एक हमारा स्ट्रक्चर जो हम खड़े होते हैं उसका मूलभूत ढांचा जो है हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। ये आप सबको पता है। अगर रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाए तो फिर पूरी ज़िंदगी जो है आपकी विकलांगता में बीत सकती है। ठीक है। तो बहुत मूलभूत जो उस पूरा ह्यूमन बॉडी को संभाले हुआ है उसकी मेन जो हड्डी होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर मेरे दिमाग में कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं पर्यावरण को सिखाने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए कि पर्यावरण, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें और आपको देखने को मिलेगी। तो इसको समझने के लिए मैं उनके अंदर समझ विकसित करने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ प्रयोग करूंगा। वो प्रयोग कैसे रहेंगे, कुछ इस प्रकार से रहेंगे। एक पहला प्रयोग मैं कराने जाऊंगा कि सभी बच्चे अपने आसपास जितने भी उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं या फूल पत्तियां हैं उसको इकट्ठा करके एक फाइल में लगा के लाओ। तो मैंने ये जो कहा उसको कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, कॉपी में जाएंगे और जैसे नीम का पेड़ है तो मैंने कहा नीम के पेड़ का पत्ती, तो वो लगा देगा और लिखेगा वहां पर नीम का पेड़। दूसरी बात, पीपल का पेड़, तो पीपल के पेड़ की पत्ती कुछ अलग होती है। बरगद का पेड़ जो है एक वट वृक्ष है, इसकी बात कर लिए। इसके अलावा बच्चे ने क्या किया, आम का पेड़ है ना, उसकी पत्ती लगा दी। सेब का पेड़ है, सेब अगर आसपास है तो अच्छी बात, नहीं तो अमरूद का पेड़ है उसका पत्ती लगा ली। तो कहने का मतलब ये क्या है, एक प्रकार से पर्यावरण के बारे में समझ विकसित करने की एक प्रक्रिया है जो प्रयोग के तौर पे हम टीचरों को जो है बच्चों को कराना होगा। ये पहला प्रयोग है। दूसरा, सभी बच्चे साफ सफाई के 10 लाभ लिख कर लाएं। साफ सफाई क्यों? क्योंकि हमारे जीव जगत में ऐसे बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी को, हमारे मानव शरीर को भी नुकसान पहुंचता है। साफ सफाई इसलिए रखनी पड़ती है जिससे हमें जो है स्वच्छ रहेंगे तो स्वच्छ जीवन जिएंगे, निरोग रहेंगे, निरोगी काया रहेगी और हम काफ़ी अच्छे से जीवन शैली जिएंगे, रुग्णता नहीं रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो ये साफ सफाई की आदत जो है वो बच्चों में डालनी होती है और कहीं ना कहीं ये पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। ठीक, अपने आसपास साफ सफाई रखें। तो बच्चों को हम इस प्रकार से एक्टिविटी कराते हैं कि सभी बच्चे अपने साफ सफाई के 10 लाभ लिख के लाओ कि साफ सफाई करने से क्या फ़ायदा होता है ना। निरोगी काया, साफ सफाई रखेंगे पर्यावरण में, आसपास हम कूड़े करकट नहीं करेंगे, पर्यावरण में बहुत सारे हानिकारक चीज़ें फेंक देते हैं, पानी डिस्पोजल फेंक रहे हैं, है ना, जो है पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी गलत चीज़ है। तो साफ सफाई का महत्व हम बताते हुए पर्यावरण से उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक ऐसा एक्टिविटी हो सकता है जो पर्यावरण के परिदृश्य में जो है बच्चों की समझ को विकसित करता है। फिर नेक्स्ट है प्रयोग 3 और प्रयोग 4, दोनों देखेंगे यहाँ पे। प्रयोग 3 में क्या हो सकता है कि सभी बच्चे पालतू जानवरों के नाम और पालतू जानवरों के 10 लाभ लिख के लाएंगे। तो पालतू जानवर आपको ढेर सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम गाय पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, मछली पालते हैं, है ना। कि कुछ लोग जो है साउथ में जाएंगे तो आपको हाथी भी पालते दिखेंगे, कुत्ता पालते हैं, आपके तोता पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, कुछ लोग जो है ये गोईहा बोल देते हैं ना हमारे छत्तीसगढ़ में, जैसा गोधा लिखा हुआ है। ठीक है, आपको खास तौर पे जो शिकारी जो कास्ट के हैं या शिकारी जो समुदाय हैं उन लोग जो है खास तौर पे इस प्रकार के प्राणी को पालते हैं। खरगोश पालते हैं, सुअर भी पालने वाले लोग हैं और भेड़ बकरी पालते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पालतू जानवरों की लिस्ट है। ऐसे पालतू जानवरों की लिस्ट जो है आपको कहीं ना कहीं उनके बारे में बताना होगा कि यहाँ से हमें
जो है दूध मिलता है ना, या हम उसकी सवारी करते हैं, परिवहन के लिए काम आता है, या उसको हम खाने के लिए, भोजन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मुर्गी है, आपकी मछली है, ठीक है। तो ऐसे कहीं ना कहीं हम इनकी उपयोगिता को समझते हुए इसको हम अपने दैनिक जीवनचर्या में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे पालतू पशु को हम पालते हैं। तो ऐसी लिस्ट आप बच्चों से बनवा सकते हैं। सभी बच्चे सजीव और निर्जीव वस्तुओं की सूची तैयार करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो सजीव है और निर्जीव है, इनकी लिस्ट इसलिए बनवाई जाती है ताकि उनको पता चले कि पर्यावरण से क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्या चीज़ें इनडायरेक्ट जुड़ी हैं और कौन सी चीज़ें इनडायरेक्ट जुड़ी है, कौन सी डायरेक्ट जुड़ी है, लेकिन है पर्यावरण का ही एक भाग, ठीक। तो सजीव और निर्जीव के बीच में उनको एक समझ विकसित हो, ठीक, ये कौन सा जीवित है और कौन सा निर्जीव। इसके अलावा प्रयोग 5 भी करा सकते हैं। सभी बच्चे पर्यावरण संकट में होने वाले नुकसान को विषय पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये भी मैं एक प्रयोग बच्चों से करवा सकता हूं कि पर्यावरण अगर संकट उत्पन्न हो रहा है तो इस पर आप कुछ निबंध लिखवाइए, बच्चों से कुछ विषय पर जो है एक रिपोर्ट तैयार करवाइए। छठवां प्रयोग क्या हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रदूषण युक्त जो चीज़ें हैं, यहाँ पे कल कारखाने हैं, यहाँ पे जो है आपकी ज्वारी घटनाएं हो रही हैं, ज्वालामुखी फट रहा है, ठीक है, पृथ्वी और गर्म हो रही है, आपके जली जो भूजल जो है, भूतल वाला जो जल है, जो पीने योग्य पानी है, उसकी कमी हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहा है, जिससे जो है बाहरी वातावरण में पानी का वातावरण बढ़ रहा है, जिससे रहने योग्य जो जगह है वो अब कम पड़ रही है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। इसके अलावा सभी बच्चे प्राकृतिक ईंधन के स्रोतों की एक सूची तैयार करें। प्राकृतिक ईंधन किसको कहें, जो आप आज सिलेंडर से लेके जितने भी आपके प्राकृतिक जो पेट्रोलियम युक्त जो सामग्री हैं, है ना, ईंधन है जो हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। इसमें आपके नेचुरल गैसेस से लेके कोल है, कोयला है, ऑयल्स है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके प्राकृतिक ईंधन से जुड़ी हुई है। और लास्ट प्रयोग एक और हम कर सकते हैं, वो है 15 पदार्थों की सूची बनाओ जिसका उपयोग तुम दैनिक जीवन में करते हो। तो ऐसे अलग अलग हम प्रयोगों के माध्यम से बच्चे की समझ को विकसित करेंगे, जो पर्यावरण को समझने में आसानी करती है बच्चों के परिदृश्य में देखें तो, और साथ में हम बच्चों को जागरूक कर पाते हैं पर्यावरण के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि अगर हम उन बच्चों को तैयार नहीं करेंगे जो आने वाले भविष्य में एक सभ्य नागरिक बन के आएंगे, उनको हम पर्यावरण के बारे में नहीं सजग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए और बड़ी संकट बनती जाएगी। तो आज पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वो उतनी विकट परिस्थिति पे है कि कहीं ना कहीं ये पर्यावरण जो है एक मूल विषय है, मूल संदर्भ के तौर पे, एक विषय के तौर पे है, जिसके बारे में ये बातें समझनी बहुत जरूरी है, सजग होना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक था पर्यावरण के बारे में बच्चों की जो समझ है, इस समझ को और भी अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए एक शिक्षक के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहती हैं और बच्चों के अंदर ये समझ विकसित होती है। तो बच्चों की समझ से विकसित ये जो टॉपिक था हमारा यूनिट नंबर 2, ये लगभग पूरी हो गई है आपकी ख़त्म। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपको आगे की सीरीज़ में मिलेंगी। बहरहाल हम पहले थ्योरी क्लासेस पूरी करेंगे और उसके बाद फिर आपकी ये जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है, यूनिट है, ये आपको समझ में आया होगा। आज हमने लगभग इस पे पूरी चर्चा की है और इस क्लास को आप बखूबी देखिएगा, जिसमें हमने बात किया है कि पर्यावरण के बारे में जो बच्चों की समझ होती है उसको किस तरीके से समझा जाए और बच्चों की समझ को और अच्छे तरीके से हम विकसित कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। आगे हमारी अध्याय 3 होगी जिसमें कुछ और विशेष टॉपिकों पर हमारी चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।